उस वॉशरूम में होती है जहां पर बोगोता उसे सेफ रखने के लिए छोड़ कर आया था। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। आज हम इसके सीजन 4 के एपिसोड 6 के बारे में बात करेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। जैसा कि इसके लास्ट पार्ट के अकॉर्डिंग हमने देखा कि गांदिया अब नैरोबी को मारने के लिए वेंटिलेटर वेंट से नीचे कूद चुका होता है और इसी के साथ आगे की कहानी कंटिन्यू होती है, जहां हम देख पाते हैं कि गांदिया वहां पर उतरते ही नैरोबी को अपने कब्जे में करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से नैरोबी की गन चल जाती है और वहां पर उस गन की आवाज सुनकर हाइस्ट की पूरी टीम नैरोबी को बचाने के लिए पहुंचती है। जहां पर रियो और डेनवर उसी वेंटिलेटर वेंट से जाने की कोशिश करते हैं जिसमें से गांदिया वहां तक पहुंचा था और बाकी पूरी हाइस्ट की टीम मेन गेट पर आकर खड़ी होकर बाहर उसका इंतजार करने लगती है। मगर जैसे ही गांदिया को पता चलता है कि पूरी हाइस्ट की टीम वहां बाहर खड़े होकर उसका शिकार करने के लिए तैयार है, तो वो अपनी असॉल्ट राइफल से सामने के दरवाजे पर बहुत सारी गोलियां दाग देता है और वहीं पर एक बड़ा सा होल क्रिएट करके नैरोबी की मुंडी उस होल से बाहर निकाल देता है। सीरियसली गाइस, ये सीन इस पूरे एपिसोड का सबसे एपिक सीन था, जिसे देखने के बाद तो हाइस्ट की पूरी टीम दहल जाती है और ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर हम नैरोबी को वहां से बाहर निकाले तो कैसे निकाले। जहां दरवाजे की इस साइड हम देख पाते हैं कि गांदिया ने अब नैरोबी के हाथ दोनों बांध दिए होते हैं और अब जैसा कि नैरोबी का सर बाहर था तो वहां से हेलसिंकी आकर उसे बातों ही बातों में या फिर इशारों में गांदिया की डायरेक्शन पूछता है, तो नैरोबी कहती है लेफ्ट साइड और वो उसे शूट कर देता है। लेकिन जैसा कि गांदिया ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता और गुस्से में आकर गांदिया नैरोबी के लेफ्ट हैंड पर गोली मार देता है, जो कि इसके हाथ को फोड़कर बाहर निकल जाती है। इसे देखकर मानो हर कोई रोने लगता है और गांदिया को बस जान से मारने के बारे में ही सोच रहा होता है। वहीं पर इस क्रिटिकल कंडीशन से रिलेटेड हमें एक पास्ट का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जिसमें नैरोबी प्रोफेसर के साथ में बात कर रही होती है और प्रोफेसर को ये कहती है कि सेकंड हाइस्ट के लिए वो इस वजह से मान गई है क्योंकि वो आप सभी लोगों को खुद की एक पर्सनल फैमिली मानती है, क्योंकि अगर उसकी जिंदगी को किसी ने अगर नया आयाम दिया था तो वो और कोई नहीं बल्कि पूरी टीम और साथ ही प्रोफेसर थे। और बातों ही बातों में वो प्रोफेसर से ये भी कहती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनना चाहती है। अब इनडायरेक्टली यहाँ पर नैरोबी प्रोफेसर को ये कहना चाहती थी कि वो उसके साथ शादी कर ले और उसके साथ में एक मैरिड लाइफ स्पेंड करे, लेकिन अब जैसे कि प्रोफेसर को तो रकेल से प्यार था तो वो नैरोबी को सीधे शब्दों में मना कर देता है। तो वहां पर नैरोबी कहती है कि ठीक है, स्पर्म डोनेट करना कैसा रहेगा, क्योंकि अगर तुम्हारा जो बच्चा होगा उसके अंदर तुम जैसा ही दिमाग और होशियार और साथ ही स्मार्ट भी होगा वो, जिससे मेरी जिंदगी तो कम से कम मानो आराम से कटी जाएगी। दोनों के ही बीच में काफी ज्यादा तू मैं होती है और फाइनली हमारे प्रोफेसर जी विक्की डोनर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि स्पर्म डोनेट करेंगे लेकिन इस पूरे शहर के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में जाकर। वेल, नैरोबी यहाँ पर कहती है कि ये काम हम नॉर्मली घपाघप के साथ भी कर सकते हैं, बट अगर आपकी जैसी इच्छा है तो हम वैसा ही काम करेंगे। वहीं पर सीन अगेन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहां पर अब उस वेंट के थ्रू रियो और डेनवर आगे बढ़ते हैं नैरोबी की जान बचाने के लिए, मगर वहां पर गांदिया को उनके चलने की या फिर कदमों की आवाज आ जाती है। तो अब जैसा कि गांदिया एक ट्रेंड असासियन होता है तो वो अपने सामने मौजूद कांच को तोड़कर वेंट के नीचे से कांच की परछाई में दोनों को देखने की कोशिश करता है। सीरियसली गाइज, ये काम सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेंड किलर ही कर सकता था कि कौन कहां से आ रहा है कहां से नहीं आ रहा है, और उस कांच में देखने के बाद में अब वो उन दोनों पर ही गोलियां शूट करने लग जाता है, क्योंकि अब तो उसे रियो और डेनवर की लोकेशन का पता चल चुका होता है। जहां पर अब गन फायर को देखते हुए वो दोनों वहां से पीछे हट जाते हैं। इस वक्त तक नैरोबी ये बात को समझ चुकी थी कि यहाँ पर सारी सिचुएशन गांदिया के कंट्रोल में, लेकिन अगर वो मुझे जान से मार देता है तो हाइस्ट की टीम आकर इसे ठोक देगी, इसीलिए वो उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करती है और पास्ट में बीती टोक्यो के साथ में हुई झड़प के बारे में उसे बार बार बताने लगती है। कहती है कि गांदिया तू डफर है, तेरे अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं कि तू गवर्नर को बचा पाए। याद है तुझे कैसे टोक्यो ने तेरे सर पर जोरदार दरवाजे की मार देकर तुझे वहीं पर काफी देर के लिए बेहोश कर दिया था और बाद में हमने तुझे कुत्ते की तरह पकड़कर मारा, क्या तू ये सारी बातें भूल गया? तो गांदिया को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और एक मन तो उसका ऐसा करता है कि वो नैरोबी को जान से मार दे, मगर गांदिया चालाक था और वो इस बात को जानता था कि अगर उसने नैरोबी को मारा तो बाहर की टीम आकर उसे अंदर पेल देगी, इसीलिए वो जानबूझकर ऐसा नहीं करता और फिर सभी को कहता है कि गाना गाओ। हालांकि वहां पर किसी का भी इस वक्त तो गाना गाने का मन नहीं था, लेकिन चालाक गांदिया ये जानना चाहता था कि आखिर वहां पर कौन कौन मौजूद है और कितने लोग दरवाजे के बाहर उसका वेट कर रहे हैं, इसलिए अब हर किसी को गाना गाना ही पड़ता है, जिसमें वो ऊपर बैठे रियो और डेनवर को भी शामिल कर देता है और बोलता है कि गाना गाओ। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है प्रोफेसर की तरफ, जो कि अब मार्सिलिया के साथ में होता है, जहां पर हम प्रोफेसर को काफी ज्यादा तकलीफ में देख पाते हैं, क्योंकि एक तरफ तो लिस्बन का पता नहीं है, ऊपर से टोक्यो को गांदिया ने अरेस्ट कर लिया है और वहीं पर अब नैरोबी भी उसके कब्जे में है, जहां पर प्रोफेसर को ये बात रियलाइज होती है कि उससे कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हुई है, क्योंकि उसने अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को एक कर दिया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो लास्ट हाइस्ट के अंदर कोई भी किसी के साथ में कनेक्टेड नहीं था, मगर अब इस हाइस्ट के अंदर नैरोबी से उसने अपने बच्चे का वादा कर लिया था। वहीं पर वो लिस्बन के साथ में ऑलरेडी रिलेशनशिप में था, प्लस मोनिका और
वहीं डेनवर का अब एक छोटा बच्चा भी था। तो ये सारी की सारी सिचुएशंस प्रोफेसर को काफी ज्यादा डिमोटिवेशन की ओर ले जाती है, जहां पर वो अगेन अपना पूरा ध्यान एकाग्रचित करके वापस से बैंक ऑफ स्पेन के ब्लूप्रिंट्स को देखने लगता है, जिसके अंदर अब उसका माइंड लगने लगता है कि अगर पैनिक रूम को गवर्नर की सेफ्टी के लिए बनाया गया है तो जाहिर सी बात है वो उनके ऑफिस के कहीं ना कहीं नजदीक ही बनाया गया होगा, जिसे वो इन्फॉर्म कर देता है सीधा पलार्मो को। वहीं पर अब बैंक ऑफ स्पेन के लाइब्रेरी सेक्शन में हम देख पाते हैं कि अब यहाँ पर आर्तुरितो यानी कि आर्तुरो सभी लोगों के बीच में हीरो बनने की कोशिश करता है और गवर्नर को आकर कहता है कि गवर्नर यही मौका है कि हम मातियास को यहाँ से हटा दें, क्योंकि इस वक्त सारे लुटेरे गांधिया को पकड़ने में बिजी हैं और यहाँ पर बस एक ही शख्स है। लेकिन यहाँ पर गवर्नर इस बात को जानते थे कि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, ये आर्तुरितो खुद तो मरेगा ही मरेगा, उनमें से हमारी भी जान कहीं ना कहीं लेकर ही जाएगा। इसलिए वो आर्तुरो को उसकी मदद करने के लिए साफ शब्दों में मना कर देता है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है पुलिस टेंट में, जहां पर एलिसिया कर्नल तमायो को कहती है कि क्यों ना हम उनके ऊपर एक और हमला बोल दें, जिसके बाद में तो उनकी रीढ़ की हड्डी ही टूट जाएगी और वो सब हार मानने पर मजबूर हो जाएंगे। जहां पर कर्नल तमायो से कहता है कि हम लोगों के बीच में एक ट्रीटी हुई है, इसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो सियरा कहती है कि अंदर तो गोलियां चल रही है, बम फट रहे हैं, तो आखिर आप हमें उन पर हमला करने से क्यों रोक रहे हैं। तो तमायो कहता है कि इस वक्त गांधिया अंदर से आजाद हो चुका है और उसने मुझसे थोड़ी देर पहले कांटेक्ट किया, जहां पर उसे मैंने ही ऑर्डर्स दिए थे कि अपने सेल्फ डिफेंस में जो भी तुम्हें सही लगता है वो सब कुछ करो। इस बात को सुनने के बाद में सियरा को अंदर ही अंदर कर्नल तमायो पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि एक तरफ तो लोगों की नजरों में ऊंचा उठने के लिए वो हाइस्ट की टीम को गोली बारूद से धमका रहा है, वहीं पर कहीं पुलिस वाले इस काम को अंजाम न दे दे, इसलिए वो एलिसिया सियरा को रोके रख रहा है। जहां दूसरी तरफ हम प्रोफेसर को देख पाते हैं कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ में सोचना स्टार्ट कर देता है और इन सभी बातों पर गौर फरमाने लगता है कि आखिर किस किस जगह पर उन्होंने मिस्टेक करी। मिस्टेक नंबर 1, जहां पर गांधिया को उन दोनों रेड बॉक्सेस को बाहर लेकर आना था, वहां पर डेनवर बाहर आया। वहीं दूसरी तरफ मिस्टेक ये हुई कि लिस्बन को छुपने के लिए पेड़ पर चढ़ जाना था, लेकिन वो चढ़ नहीं पाई और यही दोनों मिस्टेक्स अब उनके प्लान के ऊपर भारी पड़ रही है, जिन्हें अब करेक्ट करना काफी ज्यादा जरूरी हो चुका था। मगर अब काफी ज्यादा सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, तो यहाँ पर प्रोफेसर अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाता और वो मार्सिली से कहता है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मुझे सोचने के लिए थोड़ी एक्सरसाइज करनी होगी। वहीं बैंक ऑफ स्पेन की लाइब्रेरी सेक्शन में बबीता, जिसने की नैरोबी की थोड़े टाइम पहले केयर करी थी, उसे वहां पर एलिसिया सियरा के द्वारा भेजा गया मोबाइल मिल जाता है, जो कि वो चुपचाप अपने पास में रख लेती है और वो इस वक्त वो मोबाइल आर्तुरो को दे देती है। मगर आर्तुरो भी कमीना सारी प्रॉब्लम्स को अपने सर पर रखकर कुछ भी काम नहीं करना चाहता था, वो तो चाहता था किसी और के कंधे पर रखकर बंदूक चलाए। इसीलिए वो सीधा मैगेल के पास में पहुंच जाता है उस फोन को लेकर और उसे कहता है कि जिस नंबर से लास्ट टाइम कॉल आया है उस पर वापस से कॉल करो। हालांकि मिगेल ये करना तो नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसके फिंगरप्रिंट्स इस फोन पर आ जाएंगे और हो ना हो हाइस्ट की टीम उसे अब जान से मार देगी। लेकिन आर्तुरो के दबाव देने पर फाइनली वो लास्ट रिसीव नंबर पर कॉल लगा देता है, जो कि वहां पुलिस टेंट के अंदर रिंग होता है, जहां पर अब सभी पुलिस वाले और इन्वेस्टिगेशन टीम उस कॉल को रिकॉर्ड करती है। लेकिन कहीं ये सारे हॉस्टेजेस पकड़ में ना आ जाएं, इसलिए आर्तुरो उस फोन को नीचे रखकर नॉर्मली मिगेल के साथ में जोर जोर से बातें करने लगता है। वो कहता है कि लगता है